स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। कहाँ है वो लोग? आज का जो विषय है ये भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद और विश्व शांति आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वेद और विश्व शांति वर्ष 2019 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और डॉक्टर टोनी नायडर जी हैं, जो महर्षि विश्वविद्यालय वर्ल्ड वाइड के जो चेयरमैन हैं, और प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एमडी और जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी के लिए जाना जाता है MIT, वहाँ से ब्रेन साइंस में PhD है। तो उनके सहयोग से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 2019 में ये वेद और विश्व शांति अभियान शुरू किया गया। और मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत खुशी है कि इस कार्यक्रम को हम 140 देशों में चला रहे हैं और अभी तक हमारा 45 सत्र, विशेष सत्र हो गए, जिसमें से ये आज का सत्र 45वां सत्र है। और देश के भारत के विभिन्न भागों में, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे चेन्नई का भारत विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली का लाल बहादुर शास्त्री संस्थान हो, या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के विद्यालय महाविद्यालय हो, तो कई देश के विभिन्न भागों में ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम की जो कहना चाहिए विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम में हमने जो आधुनिक विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, ज्ञान और जो प्रौद्योगिकी का समावेश है, उसे करने की कोशिश की है। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती जब हम वेदों पे बात करते हैं, तो जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो जेन जी और जो भी हमारे युवा लोग हैं, उन्हें इस बात की उन्हें विश्वास दिलाना कठिन होता है कि ये वैज्ञानिक जो हमारे आधार है, उस पे ये जो हमारा वैदिक ज्ञान खरा उतरता है। तो वेद और विश्व, ये जो हमारा वेद और जो विश्व शांति का जो अभियान है, इसके तहत हम पूरे विश्व में विभिन्न जो हमारे शोध कार्य हैं और जो हमारा ग्रुप है, ये भी आपको शेयर करते हुए आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड। अभी मुझे ध्यान है कि अंग्रेजी के भी हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो सो वी हैव पब्लिश्ड मोर देन 700 पेपर्स एंड दिस इज अ ग्रेट डील बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट India happens to be the land of Vedas, but the fact that the quality papers have been published from US and countries like Spain, Netherlands and Cambridge and other universities. And the best part is that all the top universities of the world, whether it's Stanford, whether it's MIT, whether it's Harvard, all these universities, they have been researching on consciousness-based एजुकेशन। हमारे लिए भारत में जो ये वेद और विश्व शांति की बात है, या हमारे लिए भारतीय पारंपरिक ज्ञान है, ये हमारे लिए कोई विषय नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन है। और हमने देखा है कि जो ज्ञान आज हम लोगों को दे रहे हैं, सदियों पहले, 4000-5000 साल पहले, जबकि विश्व के जो वेस्ट था, जो पश्चिम था, वो कंदराओं में वो जंगली जानवरों के पीछे शिकार कर रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे, तो हम यहाँ पे पूरे विश्व को बता रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि। वी वर टेलिंग द वर्ल्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट डिवाइन। व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज, द वेस्ट वाज, दे वर in search of their food, they were living in caves. So here in India we had enlightened saints, rishis. So without wasting any time, may I invite to the stage our first speaker, and जिन्हें हम बहुत ही प्यार से उन्हें हम डॉक्टर बिहारी जी कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे मध्य आए हैं। और मैं समय सीमा, क्योंकि हमारे पास ये सत्र विलंब से प्रारंभ हुआ, तो मैं
हमारे पास 9 मिनट की समय सीमा है, तो कृपया अपने वक्तव्य को 9 मिनट में बांधें। आदरणीय डॉक्टर बिहारी जी। हाँ ठीक है। नमस्ते, जय हिंद। मैं देखता है कि मेरे सामने में बहुत सारा बच्चा लोग है और मुझे मेरे ख्याल से वो सब आयुर्वेदा का पढ़ाई कर रहा है और आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। तो एक बड़ा प्रश्न आता है हिंदुस्तान में, भारत संस्कृति और भारत का जो भाषा है, क्यों सचमुच में अगर आप दिल्ली जाएंगे, पूरा भारत में जाता है और मैं पूरा घूमता है, सब अंग्रेज बनने को कोशिश कर रहा है। सब लोग अंग्रेज का कपड़ा, अंग्रेज का भाषा, वेद उपनिषद रामायण जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसका प्रश्न आता है ऐसा क्यों, क्या हो गया हिंदुस्तान में कि अभी भी अंग्रेज का सोच यहाँ पहुँचा। तो मैं सोचा चलो मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोग को समझाता है। हॉलैंड 1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी वो बहुत पैसा बनाया लेकिन ठीक से बांटा नहीं, तो हॉलैंड ने उसको भगाया और कहाँ आया, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जब पहुंच गया था ना, तो वहाँ पर आंदोलन हो रहा था। और क्यों आंदोलन हो रहा था, क्योंकि स्कॉटलैंड में अलग भाषा था, आयरलैंड में अलग भाषा था और वेल्स में भी अलग भाषा था, ठीक है। तो अंग्रेज ने गहराई से ये देखा गया है कि जहाँ भी अलग भाषा होता है वहाँ आंदोलन होता है, वहाँ का मन विचार आ जाता है कि मैं आपसे अलग होगा। फिर अंग्रेज यहाँ पर आया हिंदुस्तान में और उनको देखा गया है कि हर एक गांव में, हर एक प्रदेश में अलग अलग भाषा है, तो वो तो खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा है हिंदुस्तान था वो संस्कृत। तो वो लोग ने क्या किया, संस्कृत को हटाया और अंग्रेजी डाला। शर्म का बात है कि हम हिंदी दिवस कार्यक्रम में जाता है हिंदुस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ में और विदेशों में, पूरा सब कुछ पीछे में अंग्रेजी में लिखता है। ये खुशी का बात है कि यहाँ देवनागरी इस्तेमाल हो रहा है। जब देवनागरी कम से कम 200 भाषा इस्तेमाल करता है। आप लोग को कभी मौका मिलेंगे ना, नेपाल चले जाइए, नेपाल में पूरा जगह में देवनागरी लिखा है, कोई अंग्रेज को परेशान नहीं है। लेकिन दुख की बात है, आप दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी जाएंगे अपने सिपाही को देखेंगे कहाँ कहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है। लेकिन प्रश्न क्यों, अपना मातृभाषा सीखना और अपना धर्म सीखने में क्या फ़ायदा है। सबसे पहले अंग्रेज जिसको उसका मातृभाषा है इंग्लिश, वो दूसरा भाषा सीखना में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम अजीब है, ठीक है, मैं बोल पाता है कुछ और भाषा, लेकिन बहुत सारा पढ़ा लिखा अंग्रेज मेरे पास आकर के बोलता है, प्रोफेसर, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, पूरा जीवन में वो दूसरा भाषा सीखने को कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाता है। अभी जिस टैक्सी से उत्तराखंड मुझे भेजा गया था दिल्ली में, वो मेरे टैक्सी ड्राइवर, मैंने उसको गहराई से पूछा 10 भाषा आता है, हो सकता है पूरा नहीं आता है लेकिन 10 भाषा, इसको बोलता है मल्टीलिंगुअल। जो मेरे प्रोफेसर जो तजिकिस्तान मेरे साथ आया, जो वहाँ पर तजिकिस्तान में हिंदी पढ़ाता करता है, मैंने उसका 6 भाषा गिना और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोग जिसको अंग्रेजी मातृभाषा नहीं बनाए ना, आप लोग मल्टीलिंगुअल है। तो मल्टीलिंगुअल ठीक है, तो उससे क्या होता है, मैंने जैसे पेटीएम है जो सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग शुरुआत पूरा दुनिया में, वो गुरुग्राम में था और मेरे पास आईआईटी का पढ़ाई लिखा वाला बच्चा था। मुझे उनसे पूछना नहीं था कि आईटी में सबसे बड़ा ज्ञानी क्या है, मैं ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा भाषा कौन बोलता है। तो कृपया करके आप लोग अपना जीवन में अंग्रेजी सीखिए, लेकिन हिंदी, पहाड़ी, तमिल, मराठी, जो भी आपका भाषा है उनको पूरा बोलिए, बीच बीच में अंग्रेजी मत डालिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। हो सकता है आप विदेश जाएंगे, आप अंग्रेजी बोल रहा है और आपको हिंदी आ रहा है। मुझे एक छोटा सा कष्ट होता है, मैं तो हिंदी कहाँ से सीखा, बिहार,
और बिहार का एक पहचान है, जब वो गुस्सा होता है ना, बिहार का पहचान क्या है? जब वो गुस्सा है, चाहे वो लंदन में है, सिडनी में है, चाहे दिल्ली में है, और जब वो गुस्सा है वो क्या करता है? बक हट। और मैं कभी कभी अचानक में विदेशों में भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, लोग आश्चर्य लगता है। तो भाषा और संस्कृति ये बहुत जरूरी चीज़ है, तो इससे ध्यान रखना। और मोटीलिंगो रहना बहुत खुशी की चीज़ है। और आप जो भी हमसे मिला है, हम क्या बोलता है आप लोग को कि मुझे यहाँ आकर के अंग्रेजी बोलने में शर्म आता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि हिंदी वाला को हिंदी बोलने में शर्म आता है। मैं अब भी कुछ कार्यक्रम में गया था हिंदुस्तान में और विदेशों में, और खाली हिंदी भाषा में लोग यहाँ पट पट बोलेंगे ना, माफ़ी मांगो मैं हिंदी बोल रहा है। क्यों? तमिल वाला तो कभी नहीं बोलेगा, मराठी तो नहीं बोलेगा, जर्मन नहीं बोलेगा ना। हिंदी भाषा में दम है। मेरा ख्याल से 80 करोड़ लोग उसको समझ सकता है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया में मैं सिडनी में रहता है। मैं आपको फैक्चुअली बतलाता है कि मेरा काम अगर मुझे फराक से करना है ना, मैं हिंदुस्तानी को ढूंढ लेता है और हिंदी में बात करता है। आप कभी सिडनी आएंगे ना, ट्रेन में बैठेंगे ना, तो ट्रेन में अंग्रेजी नहीं सुनेगा। हिंदुस्तान को छोड़ करके पूरा दुनिया में अंग्रेजी खत्म होता जा रहा है। बस हिंदुस्तान और एक पागल देश है बगल में, अंग्रेजी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2 देश है पूरा दुनिया में जहां उनका सबसे हाईएस्ट कोर्ट, और ये है हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अपना मातृभाषा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो अंग्रेजी में हो रहा है। और कोई आपको बोलेगा, अरे सर जी, श्रीमान जी, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, सब लोग अलग अलग भाषा बोलता है। आप लोग तो सब बाबू से मिला है ना, IAS ऑफिसर। जब आप IAS ऑफिसर बन जाता है ना, तो आप हो सकता है बिहार से केरल में भेज दिया है। 3 साल के अंदर में पढ़ना, बोलना और समझना मलयालम। तमिल ने गया तो जब IAS ऑफिसर कर सकता है तो जज नहीं कर सकता है क्या? और कभी मौका मिलेगा, क्योंकि लॉ के बारे में और नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक YouTube चैनल है लॉ चक्र, उसमें एक वीडियो आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेंगे उसका। गुजरात में हाई कोर्ट में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो गुजराती में बोल रहा है। अब वो चीफ जस्टिस को हटाया वहाँ से, वो उसको क्या बोला? डू नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज इन द कोर्ट, वी ओनली स्पीक इंग्लिश। और ये अभी 2-3 साल पहले का बात है। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए? आप लोग जब भी जहाँ कुछ लिखा है अंग्रेजी में छोड़ दीजिए, लेकिन आगे में जब भी आपका हाथ में कोई भी साइनेज लगाना है, देवनागरी में लगाओ। और अंत में हम एक छोटी सी कहानी बतलाएंगे आपको बॉलीवुड के बारे में और भाषा के बारे में। मैं गया बॉलीवुड, वहाँ भी हम भी कुछ नौटंकी किया सब लोग के साथ बॉलीवुड में। लेकिन बॉम्बे में रह करके, वो आप लोग कभी बॉम्बे जाएंगे ना, तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं बस पकड़ता था। तो बस के सामने में मराठी नंबर था, उस साइड में अंग्रेजी। अगर आप मराठी पढ़ नहीं पाता है तो आपको सीट नहीं मिलेगा। अगर आप रुकेंगे ना जब तक अंग्रेजी आता है ना, उसको पढ़ करके और आप बैठने की कोशिश करेगा ना, आपको सीट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे जबरदस्ती मराठी जो नंबर है मेरा जो है ना पकड़ना, मैंने सीख लिया। तो इसलिए हिंदुस्तान में देवनागरी जो है उसको इस्तेमाल करने और सब जगह में लाना है। अब देखिए यहाँ पर पूरा हिंदी में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी पे आ गया ना, 2025 हिंदी वाला है ना। तो ये चीज़ खत्म करना है ना, अपने देश को प्रेम। और जब अपना देश में प्रेम है, अपने देश में शक्ति है ना, तो दूसरे लोग आपका भाषा सीखेंगे। आपको मालूम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी उर्दू डिपार्टमेंट है, और उसका प्रोफेसर कहाँ से आया? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में कैम्बरा में है, ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। उसका जो हिंदी और उर्दू का जो प्रोफेसर है वो UK से आया। UK से यहाँ नहीं दूसरा वाला नकली वाला लंदन से आया। तो बस मैं बोल दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके और पहाड़ में आनंद आया। धन्यवाद, जय हिंद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी लाल जी। भारतीय मूल्यों और भारतीय भाषा हिंदी के प्रति आपका प्रेम और आपका समर्पण देखकर निश्चित रूप से हम सभी कृतार्थ हुए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है और भारत के अलावा अन्य लोग भी हमें देख रहे हैं, तो बीच में आंग्ल भाषा का प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी है। और हमारी मुख्य अतिथि भी बाहर से आई हैं। तो जैसे कि अभी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, विज्ञान और अध्यात्म या भारतीय परंपरा की बात हो रही है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान और अध्यात्म ये हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और मुझे स्मरण है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ मुझे अब्दुल कलाम जी से मिलने का सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो देश है भारत का, वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉन्फ्लुएंस है। India is an excellent, a unique confluence of science and spirituality, and that is what we are celebrating today. Here in this like a hall, I want to acknowledge presence of our former VC Dr. Pachauri ji, who has been here with us for the last 5 days. We have Dr. Sundaryal ji, who is the eminent botanist, and he is also present with us. We have Sachin Ranjan Sharma ji, who has been doing excellent work when it comes to the Pravasi Uttarakhandis in Delhi and other parts of the country. We have Dr. Purohit ji, who is the most celebrated, one of the artists in not only in India but abroad also, and he is visiting professor to many of esteemed American universities. We have excellent botanist who is leading the university right now, Professor Rajwar ji, who happens to be the vice chancellor of Sparsh Himalaya University. तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अगले वक्ता को। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी हैं, जो कि बम्बई से आए हैं, हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं और भारतीय परंपरा के मनीषी हैं। आदरणीय डॉक्टर करुणा शंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय हमारे मित्र आनंदवर्धन जी, सूत्र संचालन कर रहे डॉक्टर राजेश नैथानी जी, मंच पर उपस्थित तमाम विभूतियाँ, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय का संकोच है। मित्रों, मैं अब विधिवत इस सत्र में वक्ता नहीं था, आपातकालीन परिस्थिति में खड़ा किया गया वक्ता हो, इसलिए आप निश्चिंत रहें। भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमें बोलना है। भारतीय क्या है, ज्ञान क्या है, परंपरा क्या है, तीनों शब्द को समझना जरूरी है, तभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ पाएंगे। ऋग्वेद में ही कहा गया कि विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारतम जनम। भारत जो है विश्व के मित्र की भांति ब्रह्म की तरह लोगों की रक्षा करता है। मतलब हम ऐसे देश की सभ्यता के प्रस्तावक हैं जो पूरे विश्व के चराचर जगत के प्राणियों के कल्याण और उनकी रक्षा की चर्चा करता है। भारत क्या है, कहा गया वैदिक मंत्र है, आप सब जानते हैं। कोई भी पूजा पाठ होता है संकल्प वहीं से होता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी में कहा गया जम्बू द्वीपे, पृथ्वी में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का मतलब यूरोप और एशिया, जो यूरेशिया है वह जामुन के आकार का है, इसलिए उसको जम्बू द्वीप कहा गया। लोग जानते नहीं तो जम्बू द्वीप को भी भारत का पर्याय बोल देते हैं। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, जम्बू द्वीप में आर्यावर्त है। आर्यावर्त जो है आयरलैंड से लेकर कंबोडिया तक का क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी यूरोप नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है, उत्तरी एशिया नहीं है। इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहते हैं। उसके बाद भरत खंड, महाबली भरत का जहाँ तक शासन था सीरिया से लेकर कंबोडिया तक, उसको भरत खंड कहा गया है। फिर भारतवर्ष, भारतवर्ष का मतलब है हिंदुकुश पर्वत, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और कैलाश मानसरोवर से लेकर दक्षिण निकोबार तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके लिए विष्णु पुराण में कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय यत् संस्कृति संतति। तो यानी जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में विस्तृत भूभाग है, उसको भारतवर्ष कहा गया। आज भी भारत के जो 4 कोने हैं, लोग बोल देते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक, तो यह मुहावरा भी गलत है। भारत का जो उत्तरी कोना है वह इंदिरा कोल है, जो सियाचिन का एकदम उत्तरी छोर है, इंदिरा घाटी,
जो सीधे चीन से मिलता है। भारत का दक्षिणी भाग कन्याकुमारी नहीं हुआ, दक्षिण निकोबार इंदिरा पॉइंट है जहाँ से इंडोनेशिया 140 किलोमीटर है। भारत का जो पश्चिमी भाग है वह नलिया है, और जो कच्छ में है, और जो पूर्वी भाग है वह अरुणाचल प्रदेश में किविथ करके एक गांव है जो म्यांमार से लगा हुआ है। तो यानी जो हमारे चारों कोने हैं आज की भौगोलिक सीमा का इस ढंग से निर्धारण करते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वह सब भारतीय है, यानी जो कुछ भारतवर्ष का है वह भारतीय है। हिंदी का अर्थ भी भारतीय ही होता है। ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। ऋषि ही दर्शनाथ कहा गया। ऋषि वह है जो दृष्टा होता है, जो देखता है, जो सत्य को देखता है, सत्य का अनुसंधान करता है, सत्य का आविष्कार करता है, वह ऋषि है। जिसने ब्रह्मांड के सत्य को, जिसने ग्रहों नक्षत्रों के सत्य को, जिसने गणित विज्ञान अध्यात्म दर्शन काव्य छंद लय संगीत के सत्य को, जिसने मानवीय जीवन और प्रकृति के चराचर जगत के तमाम रहस्यों को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का कार्य ऋग्वैदिक काल में आरंभ किया, वह जो है ऋषि है। और उन्होंने सत्य का जो दर्शन विकसित किया वह जो है हमारी ज्ञान परंपरा को एक आधार देता है। और हमारी ज्ञान परंपरा क्रमशः जो है वेदों से होकर के उपनिषद काल में आती है, उसके बाद आरण्यक काल में आती, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, न्याय लिखा, 6 शास्त्र लिखे जाते हैं, वेदांग लिखे जाते हैं, फिर रामायण महाभारत से होते हुए आधुनिक काल तक लगातार विकसित और संवर्धित हो रही है। तो यह एक विकास की एक लंबी परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो विश्व शांति का आदर्श है वह आज के समय, जिस समय विश्व में कई युद्ध चल रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पूरे विश्व के किसी भी ग्रंथ में विश्व शांति का इतना व्यापक और विराट चित्र आपको नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ अखिल ब्रह्मांड व्यापी जो शांति की अवधारणा है। जब कहा गया कि ओम देव शांति, हम देव धरती की शांति के साथ साथ हम अंतरिक्षम शांति की बात करते हैं, यानी अंतरिक्ष युद्ध हो सकता है, स्पेस वार की संभावना बनी हुई है। यह बात जो है सबसे पहले हमारे वैदिक ऋषियों के ध्यान में आई थी। उसके बाद हम लोग शांतिर पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधेय, औषधियों में भी गड़बड़ी हो सकती है और साइड इफेक्ट हो सकता है, हम उनकी भी शांति की परिकल्पना करते हैं। वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति ही शांति शांति ही। यानी यजुर्वेद का जो ये मंत्र है, जिस ढंग से ब्रह्मांड व्यापी शांति की परिकल्पना करता है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि आधारभूत स्तंभ है। मित्रों, दूसरी बात जो भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरे विश्व से अलग करती है वह है पूर्ण सत्य की अवधारणा। भारतीय ज्ञान परंपरा में ही संपूर्ण सत्य की बात कही गई है। हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते की बात करने वाले लोग हैं कि सत्य जो है पूर्ण है, अखंड है। इस अखंड और पूर्ण सत्य की बात जो है आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि ईसाइयत और इस्लाम दोनों में आप देखेंगे कि अंतिम सत्य की अवधारणा है। वहाँ कहा गया है कि अंतिम सत्य यह है। वो क्या है वो आप सब जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सत्य को आप पूर्णता में देखेंगे, संपूर्णता में देखेंगे, समग्रता में देखेंगे, जब आप जगत चराचर जगत के कल्याण की कामना करेंगे, चराचर जगत के हित की बात करेंगे, तभी विश्व शांति की बात आती है। यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम लोगों ने जो प्रत्यक्ष ग्रह नक्षत्र हैं, पदार्थ हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने उनको जो है आधार देने का कार्य किया। इसीलिए सबसे पहले हमने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। आकाश हमारा पिता है। यानी धरती को अगर हम माँ मानेंगे तभी जो है हम धरती के प्रति जो हमारा एक प्रकार से हमारी आदरांजलि है, हमारा जो दायित्व बोध है, वह हम प्रकट कर पाएंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53वें सूक्त में एक महत्वपूर्ण बात कही गई। उसमें कहा गया कि हे मनुष्य, उसमें मनुर्भवा कहा गया कि तू स्वयं मनुष्य बन। मनुष्य अगर मनुष्य बन जाए तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं।
और इस ढंग से जो ज्ञान परंपरा कहती संगत्वम संगध्वम स ओमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा ही कहती है कि हम एक साथ चलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे, एक दूसरे के मन को जानने वाला जो समाज होता है, जो एक साथ चलता है, एक साथ बोलता है, एक दूसरे के मन को, उनकी भावनाओं को जानने समझने वाला समाज होता है, वही अपने युग को बेहतर बनाता है और वही जो है आने वाले वर्तमान और अपने वर्तमान और आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी संकल्पना प्रस्तुत करता है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत प्रशस्त है, बहुत विराट है, इतना ऐसा व्यापक विषय है कि इस पर कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए, लेकिन 5, 7, 10 मिनट में बहुत बातें नहीं हो सकती। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है श्रुति स्मृति वाचिक परंपरा से रही है, पुरस्कृत हुई है, उसे लोक वाङ्मय और लोक साहित्य ने बहुत समृद्ध किया है। और महामुनि भरत हों, भामा हों, मम्मट हों, विश्वनाथ हों, क्षेमेंद्र हों, राजशेखर हो, पंडित राज जगन्नाथ हो, इन्होंने काव्य शास्त्र में, और महर्षि कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, व्यास, अगस्त, परशुराम, द्रोणाचार्य, वराह मिहिर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, नागार्जुन से होते हुए शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों से होते हुए वह जो है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि जयशंकर साथ तक लगातार पुरस्कृत और अग्रसारित होती रही है। यह चूँकि समय बहुत कम है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने रामायण कालीन और महाभारत कालीन अस्त्र शस्त्रों का जो वर्तमान समय के अस्त्र शस्त्र हैं, जो भविष्य के अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है। ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ भी मेरी पुस्तक आई है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप अभी उस स्तर तक पहुंच नहीं पाए हैं जहां तक हमारे वेद थे, हमारे रामायण काल के हमारा ज्ञान था, जहां हमारा महाभारत काल का ज्ञान था, उस स्तर पर अभी हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तिथि 2025 को हिंदी में लिख दिया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी टेक्निकल टीम का। उन्होंने 2025 को आंग्ल भाषा से हटाकर हिंदी में लिख दिया है। तो मैं अपने अगले वक्ता श्रीनिवास त्यागी जी को बुलाना चाहता हूँ, और इस विनम्र निवेदन के साथ, क्योंकि सत्र लेट चल रहा है और हमारे अध्यक्ष जी को एक स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय जाना है, तो कृपया अपनी जो वक्तव्य है उसे 7-1 मिनट तक सीमित करें, क्योंकि वो दूसरे कार्यक्रम में उन्हें डॉक्टर डीपी सिंह साहब के साथ जाना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आनंद वर्धन जी, निदेशक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, प्रोफेसर किरण खन्ना मैम, एलिसन प्लॉट जो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, चार्ल्स थॉमस जो बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और बड़े भाई राजेश नैथानी, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वत समाज को प्रणाम करते हुए और मंच के समक्ष बैठे सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा की दशा और दिशा सर ने, प्रोफेसर उपाध्याय सर ने भारतीय ज्ञान परंपरा को थोड़ा सा परिभाषित किया। इस विषय पर बोलने के लिए 1-1.5-2 घंटे का व्याख्यान भी कम है, और सर बोलते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती। तो मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की जो दशा है और दिशा क्या हो सकती है, इस पर कुछ बात कहूँगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा हो, आम सामान्य जीवन हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, कला हो, यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से पहले भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान संपदा
एक प्रकार से उपेक्षित थी। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसने हर विश्वविद्यालय में एक इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान पद्धति करके संस्थान विभाग या एक प्रकार से इस ज्ञान पद्धति को, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद हुआ है। इसका पूरा श्रेय परमादरणीय इस लेखक गाम की संकल्पना के प्रणेता, सृजक, ब्रह्मा विष्णु महेश डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जाता है। मैं उनको भी, इस पावन भूमि को भी प्रणाम करता हूँ। और अगर हम देखें एक क्षेत्र, हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति कितनी संपन्न थी, आयुर्वेद कितना संपन्न था। नब्ज देख करके चिकित्सक आपकी बीमारियों का निदान बता देते थे और किसी भी प्रकार से वह चिकित्सा पद्धति हार्मफुल नहीं थी, नुकसानदायक नहीं थी, शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं करती थी। और हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद इस देश में भारतीय ज्ञान परंपरा चेतना से संपन्न चिकित्सा संपदा को हमने धीरे धीरे विलुप्त कर दिया। और आज देखेंगे कि गांवों में वैद्य नहीं है। गांवों में आप बुखार आएगा तो पैरासीटामोल खाना है, या कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाने के लिए, कोई भी उपचार करवाने के लिए एलोपैथी का सहारा लेते हैं तो वो एक दवा आपके एक रोग को ठीक करती है, आपके शरीर में 20 विकारों को पैदा करती है। ये तो चिकित्सा पद्धति का हाल हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा निज भाषा, मातृभाषा पर, जैसा कि बिहारी भाई ने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत पहले कह के चले गए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और ये केवल एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा में ज्ञान का संवाद नहीं करता, एकमात्र देश है। बाद वहां की दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो अंग्रेजी में या उपनिवेशी भाषा में अपनी ज्ञान परंपरा की थाती को आगे बढ़ाने की बात करता हो। तो भाषा की स्थिति, हिंदी की स्थिति या भारतीय भाषाओं की स्थिति आज हम सबके सामने है। बहुत सारे अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, सृजनकार हैं, हर भारतीय भाषा में हैं, लेकिन जो सम्मान, जो स्थान हमारी अपनी भारतीय भाषाओं को आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था, अपनी भाषाओं में जो ज्ञान का सृजन होना चाहिए था, क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं समझता हूँ नेथानी भाई परेशान हो रहे हैं, तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि हमने आज़ादी के बाद अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को लगभग विलुप्त सा कर दिया, नष्ट कर दिया। हालांकि लोक में जीवित है, लोक जीवन में लोग अभी भी उतने मतलब व्यवहार में देखेंगे कि चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे बोलचाल की भाषा हो, आम रोजमर्रा का जीवन हो, लोक साहित्य हो, लोक संस्कृति हो, लोक कला हो, बची हुई चीजें हैं। लेकिन जिन संस्थानों का दायित्व एक राष्ट्र के नाते होता है, उन संस्थानों ने इस क्षेत्र में आज़ादी के बाद कोई बड़ा कार्य नहीं किया। एक मेरी बात कहने का प्रयास ये, अब दिशा क्या होगी? दिशा ये है कि अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी से भारतीय ज्ञान परंपरा के जो भी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में हमने प्रावधान किया है उनको लागू करें, तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से जो भारत के विश्व गुरु बनने की कल्पना है वह हम साकार होते हुए देख सकते हैं। समय का अभाव है, तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नाउ
प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आई हैं यूएसए से जो हमारी मुख्य अतिथि है आज की, डॉक्टर एलिसन प्लॉट, जिन्हें हमने हिंदुस्तानी नाम राज राजेश्वरी भी दे रखा है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये 2 बार इन्होंने पीएचडी की है और उनकी एक पीएचडी वेदा में है, और विश्व में 1.2 मिलियन लोगों को ये वेद के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग, मैं भी इनके ग्रुप में हूँ, रिसर्च करते हैं। और हम उत्तराखंड में 40,000 महिलाओं के साथ उत्तराखंड में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो या I'll request my technical team to please put a presentation. And just, yeah, please. This will be the clicker for Perfect. forward and Thank you. reverse. This is forward, this is reverse. Perfect. Thank And you. you can see See there. the turn. Okay, perfect. Namaskar. We'll go from this. If we can. You can. Namaskar. On this most auspicious occasion, I feel so honored and privileged to first present my gratitude and pranams to our Vedic Guru Parampara, personified in our Brahmananda Saraswati, our Guru Dev. Good. And in our Maharshi Mahesh Yogi, who has brought this Vedic wisdom of Uttarakhand to the world. And in the presence of this great community and sammela of sages and swamis and great scholars from all around India, and especially from here in Uttarakhand. And we feel the solace of the government authorities who are supporting the creation of the real Ved Bhumi, of Ved Bhumi in Uttarakhand for the whole world. And I express my gratitude to all of you on behalf of our 40,000 women working and meditating every day in the Himalayas of Uttarakhand and all the Maharshi International organizations, 12 million people of the Maharshi International organizations around the world. And it's my joy today to present to you on Veda and world peace and how this can be a scientific reality. So we see, does the clicker work? Ah, there, it's working. See, go back one. And you see I'm presenting on behalf of Dr. Tony Nader, honored with the title Maharaj Adhiraj Rajaram by Maharshi Mahesh Yogi, the leader of the Transcendental Meditation Organization. And he, working with our great Raja Luis, has been tirelessly bringing this scientific knowledge of Veda for world peace to India and around the world. And what you see here is the meeting earlier this year with Prime Minister Modi ji, presenting the books of Veda in human physiology, how the whole body is the mirror of Veda. And you can see this in more detail on this slide, that all 40 aspects of the Veda and Vedic literature have a one-to-one correspondence in structure and function with the human physiology. That is to say that our bodies are a perfect mirror of Veda. And so if we want to talk about Veda for peace, we see that the unit of peace is the individual. And when the individual is able to enliven Veda, we can create peace for the whole society. What do we mean Veda is scientific? What do we see here? You see on your left side of the chart, you see the process of transcending, described by Maharshi Patanjali and all of the many great rishis of the Veda, the process of bhavati dhyan, the process of going beyond to experience sanyama. And you see on the right side of the chart, modern science's gradual pursuit of finding the same unified reality that the Vedic rishis cognized since time immemorial. And we see it going from the classical levels of physics to the quantum mechanical to quantum field theory, and finally to glimpsing super unified field theories in, for example, the unified field theory of modern science. But what are those scientists reaching for? They're reaching for the knowledge of Veda. As we see from the Yoga Sutras, Swarupe Avastanam,
The observer is established in himself. The reality of transcendental consciousness can be experienced by each one of us every day. And the experience of this, of course, as we heard from Dr. Naitani Ji, this knowledge of Ved leads to the realization of Aham Brahmasmi. I am totality. There is nothing beyond this Vedic reality. We are all the Ved. So we've seen the individual is Ved, the individual is consciousness, but now how does science explain to us from the ancient Vedic knowledge how to create peace, not with just one individual, but in the whole society? And again, from the Yoga Sutras, Tat Sanidao Vairatyagaha. In the vicinity of coherence, hostile tendencies are eliminated. Remember this verse, because it is the whole secret of how even a few individuals together practicing technologies of consciousness, technologies for peace seen by the ancient Vedic rishis, we can transform the entire world consciousness. The stockbrokers sitting in New York City, the indigenous people of Brazil, the people of Africa, the people of China, no one will know what happened. But from here in India, we can create lasting peace. As Dr. Naitani mentioned, there's been over 700 published scientific research studies done at more than 200 universities and research institutes in 50 countries around the world, documenting the profound benefits on the individual but also on society. More than 50 of these research studies show that all individual stresses are related to collective stresses. So when groups practice, the collective stress is reduced. We see positive trends in society in terms of decreased crime, decreased violence of all kinds, decreased drug and alcohol abuse, decreased hospitalizations, decreased accidents, and positive economic trends, so greater happiness in society. So when a few people practice, the whole society improves. And this has been demonstrated since the early 1980s repeatedly, that when large groups of meditating experts practice together, they can diffuse tensions in society. And we call this the Maharshi effect, because as early as 1970, Maharishi Mahesh Yogi predicted that when just 1% of the population practiced transcendental meditation, the whole society would see positive trends. But there's a shortcut. With the advanced technologies of Maharishi Patanjali, the Patanjali Yoga Sutras, it requires just the square root of 1% of the world's population to create a positive effect on the whole world. Right now, the square root of 1% of the world's population is only about 9,000 people. 9,000 people practicing together in one place, in one medium-sized university in India or one school, is enough to create a positive effect on the entire world consciousness. So this brain-based approach to peace has been scientifically validated. The first beneficiary are the practitioners themselves. The secondary beneficiaries are all those living in the nearby vicinity. But the effect of consciousness is without boundaries. We know from the ancient rishis, when you touch consciousness here, it ripples everywhere. So we can have an effect from one place in the whole world. And this was Maharishi's research hypothesis, that when the square root of 1% of the population is meditating together, it creates coherence in collective consciousness. And this can be measured scientifically through various factors of society, from reduced crime and reduced accidents and hospitalizations to positive trends for happiness and economic well-being. This has been demonstrated, as I mentioned, many times. This was a 2-month study in Washington, D.C., done in 1993, with decreased crime and social stress so dramatic. You can see the various charts showing the moment, the line there in blue shows the moment the meditators started practicing together in a group. And the effect was so dramatic across various areas of society
that the chief of police of Washington, D.C. said, "I have never seen anything like this. I don't know how it was possible. The only thing that could cause such a dramatic effect was snow in the middle of summer." In other words, impossible. And yet we see the results. So again, this is another version of how we understand life on layers, from the most surface value levels of sciences to finer and finer levels of sciences, to the superunification or the unified field expressed by the ancient rishis and given the technology to use this unified field. It's not a theory, it's a practice to create the positive effect in the world. The research shows that individual brains become more coherent when they practice transcendental meditation and the TM City program, but the brains of people in the surrounding area who are not practicing also become more coherent, indicating that we are all connected. In this level of the unified field, we're all connected. What one of us does, the others feel. And when we enliven transcendental consciousness, it creates this positive effect for everyone. So this is a summary of the superradiance threshold, 1% of a given population. And I'm going to give you a hint. At the end of this presentation, I'll show you how close we are already in the state of Uttarakhand to having these numbers. The Maharshi effect was not the first effect of its kind. The Meissner effect in physics described a similar phenomenon, that when a small amount of molecules within a conductor became orderly, the entire system became orderly, leading to what is called a superconductor. So it's the principle that a small shift in coherence can create coherence for the whole system. These are some of the research studies showing the Maharshi effect and its powerful impact of world peace across various areas of society. You can see that this has been demonstrated in Israel, in the United States, in Lebanon, in the Netherlands, and at various places in the United States, Washington, D.C. as well. And you can see that this is a more recent study. This study started in 2006, showing how when a large group practicing in Fairfield, Iowa, in the center of the United States, could create positive trends across the whole country. Here you see a powerful demonstration hosted by the great President Chissano of Mozambique between 1993 and 1994, in which a terrible drought was plaguing the country, and which, when he had the army practice transcendental meditation and the TM City program, the rains came and there was peace of a long-standing civil war that also created peace. With yoga and yagya, you can see the effect of droughts more recently in Arizona and in California. And that when these groups in Iowa were practicing, during that time, not a single hurricane entered the United States. Every year the US is devastated by hurricanes, and yet for this period of 4 years, no hurricane entered the US, which is again this principle that when you create coherence, negativity cannot enter. Yes. What is this? Yes. So the conclusion of this is the principle from the Yoga Sutras of Hayam Dukam Anagatam. Avert the danger that has not yet come. We develop in every individual total knowledge, the ability to transcend Alpakal Vidya Sabhai. And here we see some of our activities with the 40,000 women in the state of Uttarakhand. The Himalayan Devis program is empowering the women through Vedic knowledge, including Vedic Krishi, and they meditate and practice transcendental meditation together every day. So we're focusing on inner development, sustainability, and community development in order to raise up the state of Uttarakhand through the women of Uttarakhand and create a new sustainable society where you don't have to leave the hills to go to the cities for opportunities. The opportunities
for creating both a Vedic life and a prosperous life are available in every village of Uttarakhand. So the Maharshi organization's impact in Uttarakhand, all over the state, including here in Dehradun, our programs have reached more than 100,000 people over the last 10 years. And the Maharshi organizations have already invested more than 8 crore in the state of Uttarakhand, and we have big plans for new development in the coming years. We've also trained more than 90 local teachers who are moving all over the state, teaching these programs and empowering the individuals of Uttarakhand. So Uttarakhand is positioned to be a leader in the application of Vedic knowledge in India and around the world. And you can see these are some of the groups practicing here in Dehradun and nearby. And now if we could have the video, it's a short 4-minute video. You can play. I have one more. बहुत अच्छा तो लगता भाई ध्यान करना हूँ हर शरीर भी हल्का हुआ है और दिल भी खुश हुआ है बुढ़ पेड़ भी ठीक हुआ नींद भी बहुत होनी पहले सारा So the conclusion, again, comes from the Ramcharit Manas. Ram Raj Dukkahuna Vyapa. In the reign of Ram, suffering belonged to no one. We have the possibility, through the Vedic technologies, to create permanent peace. Namaste. और मैं क्षमा चाहूँगा, अध्यक्ष उद्बोधन जल्दी कर रहे हैं। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर आनंद वर्धन जी को, जो कि निदेशक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और वो काशी से हमारे बीच में यहाँ पे पधारे हैं। आदरणीय डॉक्टर आनंद वर्धन जी। धन्यवाद प्रोफेसर नैथानी जी। इतना सुंदर अभी तक यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इतना एक सुंदर वीडियो आप देख रहे थे जो विशेष रूप से उत्तराखंड को लेकर के निर्मित किया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में आरंभ में ही लिखा, अत्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि विभाय स्थिति पृथिव्या इव मानदंड। ऐसे नगाधिराज हिमालय के चरणों में स्थित इस
लेखक गांव के परिसर में हम सब एकत्र हैं और जिस लेखक गांव की परिकल्पना सम्मानीय निशंक जी ने की थी वह फलीभूत हुआ और इसमें पिछले वर्ष भी एक विशाल कार्यक्रम हुआ था। पूरे वर्ष कार्यक्रम होता है, लेकिन यह महोत्सव अपने आप में अनूठा है और हम सबको यहाँ एकत्र करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय मंच, समय की सीमा है, थोड़ी सी एक और मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि मैं एक दो वक्ताओं के पहले अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष के लिए कुछ काम बड़े सरल होते हैं जब व्याख्यान देने के लिए आता है कि ज़्यादातर बातें कही जा चुकी हैं और अध्यक्ष को थोड़ा सा उन पर प्रकाश भी डालना है। मैं कुछ बातें जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। चार्ल्स थॉमस जी जो श्री बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं, पहले भी इनसे मुलाकात हुई और इतनी अच्छी हिंदी सुनकर के आपको भी बहुत आनंद हो रहा होगा कि कैसे एक वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का नहीं है लेकिन हृदय से वह शायद हम सब से अधिक भारतीय है, उतना ही भारतीय है जितने हम सब हैं। आत्मा से भी वो भारतीय है। इसी तरह अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर एलिशन प्लॉट जी को, जिन्होंने वेदों को पर न केवल शोध किया है बल्कि तमाम सारे सूत्र दे करके यहाँ अपनी बातें कहीं। सम्मानीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी जो निरंतर अपनी लेखनी से नए नए क्षेत्रों को लाभान्वित करते रहते हैं और हम सबको भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता रहता है, ऐसे उपाध्याय जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याख्या करते हुए कैसे हमारे पुराणों में, उपनिषदों में यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसकी अवस्था और विश्व में उसके स्थान को रेखांकित किया, यह अद्वितीय था। उसके विस्तार के बारे में चर्चा से हमें बताया, विस्तार से उसके बारे में हमें बताया। वाचिक परंपरा तो रही ही है भारतीय ज्ञान परंपरा की और लिखित परंपरा भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाचिक परंपरा लोक में अभिव्यक्त हुई है जिसकी चर्चा डॉक्टर त्यागी ने भी की और यह बहुत प्रसन्नता की बात है, जैसा कि डॉक्टर त्यागी कह रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में हमने शायद उसे कुछ कमतर याद किया, लेकिन आज पिछले 8-10 वर्षों में स्वरूप बदला है। और चाहे वो खगोल विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा शास्त्र हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, गणित हो, इन सब पर अगर हम दृष्टि डालें तो उसके उत्स हमें अपने पूरे के पूरे व्याकरणों में, अपने पुराण इतिहास में मिलते हैं। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए, आप सब उनका नाम जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध प्राच्यविद थे प्रोफेसर मैक्स मूलर। उन्होंने कहा भारत से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। यदि मैं विश्व भर से उस देश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में आंखें उठाकर देखूं, तो जिस पर प्रकृति देवी ने अपना संपूर्ण वैभव, पराक्रम तथा सौंदर्य खुले हाथों से लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी उंगली भारत की ही ओर उठेगी। यदि मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे कौन सा वह स्थल है जहां मानव के मानस ने अपने अंतराल में निहित ईश्वर प्रदत्त अंतम सद्भावों को पूर्ण रूप से विकसित किया, गहराई से उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया, उनमें से अनेक को इस प्रकार सुलझाया जिनको जानकर प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाएं, तो मेरी उंगली भारत की ओर ही उठेगी। ये एक बहुत लंबा उनका वक्तव्य है, मैं उसमें से केवल कुछ पंक्तियां मैंने आपको दोहराई। हम सब जानते हैं कि वेद हमारे लिए एक ऐसे ग्रंथ हैं जो पूरी भारतीय परंपरा के मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं और चारों वेदों में जीवन के सारे सूत्र मिलेंगे। बहुत सारे सूत्रों की चर्चा सूत्र रूप में ही यहाँ विद्वानों ने की है, लेकिन कुछ और भी तमाम सारी बातें कही गई हैं। ये सही बात है कि अगर एक एक विद्वान यहाँ बोलने लगे तो कई घंटे लग जाएंगे उसे पूरा होने में, लेकिन फिर भी बात पूरी नहीं हो पाएगी।
अयम निज परोवेति गणना लघुचितसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये है विश्व शांति का संदेश। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। ये है विश्व शांति का संदेश। और इन संदेशों को यदि हम निरंतर याद रखें तो वास्तव में ये संदेश हमें केवल संदेश नहीं देते हैं, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिसकी चर्चा सुबह भी हो रही थी। तो चाहे मैत्री हो, चाहे सौहार्द हो, चाहे त्याग की बात हो, चाहे समानता की बात हो, चाहे परस्पर एक दूसरे के साथ समभाव से रहने की बात हो, इन सब में, इन सब के मूल सूत्र हमको अपने वेदों में मिलते हैं और जिनका पालन कर हम विश्व शांति की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे दिया गया समय भी समाप्त होने को है, 7 मिनट में कुछ सेकंड बचे हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। और चूँकि हम सब यहाँ लेखक गांव में एकत्र हैं, तो लेखक गांव पर ठीक 1 सप्ताह पहले एक मैंने छोटी सी कविता लिखी और सम्मानीय जब निशंक जी को भेजी तो माननीय निशंक जी ने कहा कि मैंने ये कविता केवल अच्छी ही नहीं है बल्कि इसको हमने अपने पूरे ग्रुप में डाल भी दिया है। आप सबको उसी की पंक्तियां सुना रहा हूं, जिसे सुनकर के आपको भी एक सुखद अनुभूति होगी। बहुत प्यारा प्रिय हमें यह मधुर लेखक गाँव, दे रहा जिसको शिवालिक पिता जैसी छाँव। देवदारों चीड़ के पेड़ों को छूकर धूप, शब्द की माला पिरोती जा रही अपरूप। जहाँ घुघती की चहक है, घुघती यहाँ की एक चिड़िया होती है, जहाँ घुघती की चहक है पत्तियों के बीच, वहीं पर बुलबुल बनाती गेह आँखें मींच। जहाँ रचती है महावर तितलियों के पाँव, बहुत न्यारा प्रिय हमें यह मधुर लेखक गाँव। है हिमालय भेजता शीतल हवा मधुमंद, जहाँ बनते गीत कविता गा रही नवछंद। बुरुंश के हैं फूल कितनी अल्पना रचते, यहाँ भंवरे गूंज से भर कल्पना रचते। पथिक जो साहित्य का है यहाँ पाता ठाव, बहुत न्यारा प्रिय हमारा मधुर लेखक गाँव। कल्पना निशंक की है हो रही साकार, कल्पना निशंक की है हो रही साकार। यहाँ नालंदा समेटे ज्ञान का भंडार, वाटिका है द्रोणगिरि भी ले रहा आकार। सांस्कृतिक परिवार बांटे अटल से सुविचार, हृदय छूते लेखनी सुर तूलिका के भाव। बहुत न्यारा प्रिय हमें यह मधुर लेखक गाँव। मुझे यहाँ आमंत्रित किया कुछ बातें कहने के लिए, हालांकि समय बहुत कम था। बहुत बहुत सबके प्रति आभार। सम्मानीय मंच ने, समय का सभी ने बहुत ध्यान रखा। सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। खासकर जो श्रोतागण हैं, तमाम सुधी विद्वान और विद्यार्थी, उनके प्रति विशेष आभार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अत्यंत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी को, जो कि न्यूयॉर्क से हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको प्रणाम। मेरे सामने मंच पर आसीन विद्वानों को प्रणाम, और आप सामने जो मेरे बैठे हैं आप सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि अभी समय की बहुत वो है, तो इसलिए मैं अपना उद्बोधन 2-3 मिनट में ख़त्म करूँगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हम बहुत उन्नति पहले कर चुके होते, लेकिन अभी पुशअप हमें विदेशों से भी मिल रहा है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं, जहाँ पर संस्कृत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं स्कूल में और कॉलेज में संस्कृत पढ़ा, ग्रेजुएशन मैंने संस्कृत से की। माता पिता ने, गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। हमें जो सिखाया गुरुओं ने वो हमने सीखा। आज मैं विदेशों में वेदों को और संस्कृत की किताबों को पब्लिश कराकर निःशुल्क बांट रहा हूँ। हिंदी के लिए हम यूएसए में काफ़ी काम कर रहे हैं
और बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि माता पिता की क्या वैल्यू है और आपने बड़े होकर विद्वान बनना है। बहुत मुश्किल आती है यूएसए में हिंदी सिखाने के लिए, बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा लालच देके और माता पिता को थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम इस ओर मोड़ रहे हैं और हिंदी के लिए और हमारी हिंदुस्तान की परंपरा को आगे बढ़ते हुए और अंग्रेजी दवाओं से पीछे हटते हुए आयुर्वेद, अभी महर्षि महेश योगी जी इतना बड़ा काम कर गए हैं कि आने वाली सदियों तक उनको याद रखा जाएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वहाँ भी संस्था का हॉस्पिटल है। बहुत सम्मान की बात है कि योगी जी का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हम अपने बच्चों को जो गुरुकुल में डालें या स्नातक धर्म के अनुसार जो स्कूल हैं उनमें हम पढ़ाया जाए तो उनको बेसिक वैल्यू आएगी और हमारा देश उन्नति करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवहारिक रूप से इंद्रजीत जी अमेरिका में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं अत्यंत 3 मिनट के संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आदरणीय बहन जो हमारे बीच में डॉक्टर खन्ना अमृतसर से आई हैं और इसके बाद सत्र, क्योंकि दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल 3 मिनट में अपना वक्तव्य रखें ताकि दूसरा सत्र समय पर चालू हो सके। धन्यवाद। आभार आदरणीय। एक महामानव द्वारा देखा गया स्वप्न और दूसरे महामानव द्वारा उसे पूरा किया गया, उस लेखक गांव के प्रांगण में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जन, बहुत संक्षेप में बात करूंगी। हमारा विषय अभीष्ट जो आज का था वो था भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद और विश्व शांति। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रक्स पढ़ रही हूँ, सारांश पढ़ रही हूँ अपने पेपर का, कि वेद में शांति के प्रमुख सिद्धांतों का आलेख अत्यंत स्पष्टता और व्यापकता के साथ किया गया है। वेदों के साथ, हमारे उपनिषदों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या संबंध है, मेरे सभी वरिष्ठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। वेद के शांति को केवल बाहरी, सामाजिक और प्राकृतिक नहीं, बल्कि आंतरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर आवश्यक मानते हैं। धर्म का पालन, सत्य बोलना, धर्म आचरण वेदों में शांति और संतुलन का मूल बताए गए हैं। आत्मसंयम, इंद्रिय जो निग्रह है, इसे मानसिक और सामाजिक शांति का मार्ग बताया गया है। बंधुत्व और समरसता, सभी प्राणियों में मैत्री, सह अस्तित्व और सहयोग का भाव, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, अगर वेदों के बताए हुए वो सिद्धांत हम आज भी अपना लें तो हम आज भी भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित देखेंगे। एक जो समरस आहार, शारीरिक स्वच्छता, ये जो युवा वर्ग यहाँ पे बैठा है, विशेष उनके लिए एक समरस आहार, शारीरिक स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित, इन सभी का एक जो संतुलित सामंजस्य है, वो वेदों में जो विश्व शांति का एक मूल मंत्र बताया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे भाई करुणा शंकर जी ने कहा कि पृथ्वी, वायु, जल, औषधि, वनस्पति, इन सभी की शांति के लिए भी वेदों में प्रार्थना की गई है। तो आंतरिक और सामाजिक शांति, वेद व्यक्तिगत मोक्ष, आत्मज्ञान और ब्रह्म चेतना को ही वेद अंतिम शांति का मार्ग बताते हैं। और ये तभी संभव है जब समाज में नैतिकता, समरसता, प्रेम और सहयोग हो। वेदों के इन सिद्धांतों का हम पालन करेंगे, तभी व्यक्ति, समाज और समूचा विश्व स्थायी शांति की तरफ उन्मुख हो सकता है। आभार, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और समय की हमारे पास कमी थी, नहीं तो ये सत्र सच में
बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था। और आपको इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि केवल भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय शाश्वत ज्ञान है, हमारी ऋचाएँ हैं, वही एकमात्र माध्यम है जो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, विश्व शक्ति बन सकता है। तो आइए संकल्प लें कि हम अपने आप को एक बार फिर समर्पित करेंगे अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए और पूरे मनन के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना समय पे करा लिए हो और हमारा भोजन मैंने बिठा दिया। अरे कोई बात नहीं। सभी बच्चों से निवेदन है कि वो अभी पंडाल में ही रहेंगे। आपके लिए आदेश है कि कोई भी बच्चा पंडाल छोड़ के ना जाए।